हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीत। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्साइल संधि। वर्साइल संधि जो थी वो 28 जून 1919 में हस्ताक्षर की गई थी मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के द्वारा। ये संधि हुई थी पेरिस के वर्साइल महल में। ठीक है। ये जो संधि की गई थी ये प्रॉपरली जर्मनी के साथ जो की गई थी इसे विवादपूर्ण संधि कहा गया था, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इसे आरोपित संधि के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है। इसके अंदर 15 अध्याय और 439 धाराएं हैं। अब हम इससे क्या करते हैं, इसे हम 5 हिस्सों में विभाजित करके पूर्णतः समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर राष्ट्रीय संघ को भी शामिल किया गया था, यानी कि जो ये वर्साइल संधि हुई थी इसके फर्स्ट जो अध्याय था उसके अंदर ही राष्ट्रीय संघ की बात कर दी गई थी, क्योंकि ये एक आरोपित संधि के अंदर राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ था, जिसके कारण कि राष्ट्रीय संघ को उसका सम्मान और अधिकार प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाया, क्योंकि सब लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि ये वर्साइल संधि के अंडर बना राष्ट्रीय संघ। तो वर्साइल संधि में तो वैसे भी पराजित देश जो था जर्मनी, उसकी सुनी नहीं गई। तो ये तब से माना जाता था कि राष्ट्रीय संघ जो है मित्र राष्ट्र की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है, इसलिए राष्ट्र संघ को अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाए इतने अधिक। फिर अब वर्साइल संधि को हम 5 हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला हिस्सा है हमारा प्रादेशिक प्रावधान। अब प्रादेशिक प्रावधान में क्या था कि जब ये वर्साइल संधि हो रही थी तो उसके अंदर जर्मनी को पूर्णतः दोषी बता दिया गया था कि हर चीज़ में जर्मनी ही दोषी है, जिस कारण क्या था कि जर्मनी को अपना 16% जो मतलब क्षेत्र का हिस्सा था वो देना पड़ा था। ठीक है, 16% उसने अपना दिया था, और कई लोग ये भी कहेंगे कि 16% नहीं, ज़्यादा दिया था। कई देश उसने 1851 के अंदर बाकी देशों से अपने कब्जे में भी लिए थे, जिन्हें वो वापस करे थे। तो इसलिए वो उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं थे, उन्होंने कब्जा करा हुआ था उसके ऊपर, अपने क्षेत्र के अधिकार में ज़बरदस्ती लिए हुए थे उनसे युद्ध जीत के। लेकिन जो उन्होंने अपने पास से अपना हिस्सा दिया था वो 16% ही था। तो जर्मनी के मतलब जर्मनी का जो है एलिस लॉरेंस प्रदेश, उसे फ्रांस को लौटाया गया, क्योंकि फ्रांस से ही एलिस लॉरेंस 1871 में जर्मनी ने छीन लिया था, फिर वो उसे लौटा दिया गया। फिर इसी तरह से बेल्जियम, क्योंकि वो बिल्कुल ही तटस्थ था, वो दोनों में से किसी भी तरफ नहीं हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, तो इसलिए लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हानि हुई, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी की गई, वहाँ पे भी अपना शस्त्रीकरण का प्रस्तुति की गई। तो उसके दंड स्वरूप भी बेल्जियम को जर्मनी ने काफ़ी अपने क्षेत्र दिए। और जो शेल्जविंग, अब अगर कोई मैं शहर का नाम गलत लूँ तो आप प्लीज़ समझ जाइएगा, क्योंकि ऐसी प्रोनाउंसिएशन हम डेली नहीं करते, तो इसलिए गलत हो सकता है। शेल्जविंग जो था वो डेनमार्क से जीता हुआ एक प्रदेश था जो जर्मनी ने पहले जीता था। फिर वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया, और इसी जनमत संग्रह के दौरान डेनमार्क को उसका उत्तरी हिस्सा दे दिया गया, और दक्षिणी हिस्सा जर्मनी के पास रहा। और उसके बाद में हम आते हैं पोलैंड। पोलैंड जो था वो 18वीं शताब्दी के अंदर 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद उसका पोलैंड का नवनिर्माण किया गया, और उसको जर्मनी की तरफ से भी क्षेत्र दिए गए ताकि वो समुद्र तट के समीप आ सके। अब जर्मनी और बाकी जितने भी पराजित देश थे उन्हें फोर्स करा गया कि वो अपने औपनिवेशिक साम्राज्य छोड़ दे, जबकि विजयी राज्यों ने अपने औपनिवेशिक राज्य नहीं छोड़े थे, लेकिन जर्मनी को खास तौर पे अपने औपनिवेशिक साम्राज्य छोड़ने की बात कही गई। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है आर्थिक प्रावधान। तो आर्थिक प्रावधान के अंदर हम चले तो इसके अंदर काफ़ी जुर्माने जो थे जर्मनी पे लगाए गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पेरिस सम्मेलन के बारे में जब बताया था तब भी मैंने बताया था, जो वुड्रो विल्सन थे अमेरिकी प्रधानमंत्री, वो काफ़ी हद तक जो थे इसकी अध्यक्षता को संभाल रहे थे, और उनकी दी हुई 14 सूत्री सिद्धांतों के ऊपर ही ज़्यादातर फैसले लिए जा रहे थे। तो उस टाइम वुड्रो विल्सन जो थे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का सारा हर्जाना जर्मनी के भुगते, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि उनका मानना ये था कि
सब वो पूरी की पूरी जितनी भी जान मान की हानि हुई है, जितना आर्थिक नुकसान हुआ है, जर्मनी उसे अकेला नहीं भर सकता, ये संभव नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विजयी राष्ट्रों का ही नुकसान हुआ है, पराजित राष्ट्रों का भी नुकसान हुआ है, तो वो उससे और नुकसान कैसे झेल पाएंगे। तो वुड्रो विल्सन ने एक हिसाब से इनकार कर दिया था आर्थिक प्रावधान से, मगर ब्रिटेन और फ्रांस इस बात से सहमत नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो जर्मनी ने हमारी सीमा से ऊपर आके हमारे रिहायशी इलाकों में हमारे जो लोग थे, जो सैनिक नहीं थे, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उनकी भरपाई और उनके नुकसान की भरपाई जर्मनी को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लेकर फिर राष्ट्रीय संघ का एक आयोग बिठाया गया, जिसे क्षतिपूर्ति आयोग कहते हैं। उन्होंने मित्र राष्ट्रों से टाइम मांगा कि हमें 1921 तक का टाइम दिया जाए, ताकि हम क्षतिपूर्ति के बारे में पूर्णतः रूप से बता सकें। लेकिन तब भी उससे पहले ही, मतलब 1921 आने से पहले ही 1 अरब पाउंड का जुर्माना जो था जर्मनी को मित्र राष्ट्र को देना पड़ा, क्योंकि वो इतनी बड़ी धनराशि नहीं दे सकता था। तो इसलिए उसने हर साल 1600 टन कोयला और अपने निर्मित किए हुए नौसेना के जहाज, व्यापारिक जहाज मित्र राष्ट्र को सौंप दिए। और जब 28 अप्रैल 1927 को क्षतिपूर्ति आयोग ने मित्र राष्ट्रों को अपनी रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट के अंदर भी जो था कि उनके ऊपर, जर्मनी के ऊपर 6 अरब और 60 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जिसके अकॉर्डिंग भी जर्मनी जो था वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपना कोयला वगैरह, अपनी काफ़ी धन संपत्ति जो था वो मित्र राष्ट्र को देता रहा, जिसके कारण जर्मनी ने काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान झेला। अब आते हैं हम, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा निशस्त्रीकरण। जर्मनी की सेना, जैसे आप जानते हो कि जो नौसेना थी, बेसिकली मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी बताया था कि जो जर्मनी की नौसेना थी वो ब्रिटिश की नौसेना जो थी उसको टक्कर देने वाली थी, मतलब विश्व की दूसरी सबसे प्रबल नौसेना के रूप में उभरी थी। तो जर्मनी की सेना पे ये आरोप लगाया गया निशस्त्रीकरण प्रावधान के अंडर कि जर्मनी की सेना जो थी उसने सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जो शर्तें होती हैं उनका उल्लंघन किया है, जिस कारणवश जर्मनी की सारी सेनाओं को नियंत्रण में कर दिया गया। जैसे कि जो थल सेना थी उसमें कहा गया कि 1 लाख सैनिक हो सकते हैं, उन 1 लाख सैनिकों में ही 4000 जो होंगे वो आपके अधिकारी होंगे। सेम उनको थल वायुसेना, मतलब जो जल सेना थी, नौसेना, उन्हें ये कहा गया कि ये किसी भी तरीके के अपने तेज़ गति से चलने वाले जहाज़ नहीं बना सकते, ये अपनी सबमरीन्स नहीं यूज़ कर सकते, ये सिर्फ 12 विध्वंस पोतक चला सकते हैं, कि जो 12 लड़ाकू जहाज होते हैं नेवी के, वो चला सकते हैं, और कुछ हद तक हल्की स्पीड पर चलने वाले जो जहाज होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि 15,000 ही नौसेना के अंदर सैनिक होंगे, जिसके अंदर 1500 जो थे वो अधिकारी होंगे। और वायुसेना के लिए साफ साफ इस प्रावधान के अंदर मना कर दिया कि वायुसेना वो निर्मित नहीं कर सकता जर्मनी। अब जर्मनी वायुसेना निर्मित नहीं कर सकता, और ये भी कह दिया गया कि नौसेना पे जो जहाज़ों के ऊपर विमानों का परीक्षण किया जाता है वो भी नहीं होगा, जो नौसेना के लिए विमान यूज़ होते हैं वो भी यूज़ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण उन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर, परीक्षण के ऊपर अनुमति नहीं दी, कई चीज़ों के ऊपर अनुमति नहीं दी, और उनकी पूरी सेना को एक बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण में अपने ले लिया। अब चौथे पे आते हैं, तो चौथा है युद्ध दोष तथा युद्ध अपराध। अब युद्ध दोष और अपराध जब लगाने की बारी आई, तो वर्साइल संधि के अंदर पूरा का पूरा युद्ध दोष और युद्ध अपराध जो था वो जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भंगन किया है। जो जर्मनी के सम्राट थे, कैंसर विलियम द्वितीय, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संधियों की, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना की है, और वो दोषी हैं। और कैंसर पे आरोप लगाया कि उन्होंने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध को थोपा था, यानी कि मित्र राष्ट्र युद्ध नहीं करना चाहते थे, कि मित्र राष्ट्र के ऊपर युद्ध को थोपा गया था कैंसर के द्वारा। वो कहते हैं कि इनके जो
कैंसर के कहने पे ही जो इनके जर्मनी के सैनिक थे उन्होंने असैनिक नागरिक जो थे, यानी कि जो नॉर्मल पीपल्स थे, उनके ऊपर भी अटैक करा और सारे देशों की सीमाओं के अंदर घुस के भी वहाँ पे लोगों की क्षति के कारण मैंने काफ़ी उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान करा। तो उनका कहना था मित्र राष्ट्रों का कि कैंसर और उनके जो अन्य आरोपी है वो उनके मित्र राष्ट्रों के हवाले कर दिए जाएं ताकि वो उनके ऊपर मुकदमा चला सके। और उन्होंने कहा ये करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जर्मनी की जो आने वाली सरकार है वो आराम से अपना कार्य कर सके। ठीक है, लेकिन इस टाइम क्या हुआ, जो मेन सीन हुआ, जर्मनी कैंसर विलियम द्वितीय को तथा अन्य आरोपियों को देने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन कैंसर विलियम द्वितीय जो थे वो पहले ही देश की सीमा पार करके नीदरलैंड में अपना राजनीतिक शरण ले चुके थे और नीदरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी, मतलब उन्हें मित्र राष्ट्रों के पास जाने की इजाज़त नहीं दी। ठीक है, और जो अन्य बाकी आरोपी थे उन्हें जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया, बट एंड में मित्र राष्ट्रों ने मना कर दिया उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए, क्योंकि मित्र राष्ट्रों का मेन टारगेट था कैंसर विलियम द्वितीय। तो जो अन्य लोग थे उनके ऊपर फिर जर्मनी के अंदर ही, जर्मनी की अपनी अदालत के अंदर ही केस जो है चलाया गया। उसके बाद हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधी प्रावधान। अब मैंने आपको पहले ही बताया अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधी प्रावधान जो थे उनके अंदर सबसे पहले ही मैंने आपको बताया वर्साइल संधि के अंदर राष्ट्र संघ की बात कही गई थी। ठीक है, इसका जो मेन कारण था, मेन जो काम था वो क्या था कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो संविधान है, जो सब कुछ है, उसके ऊपर अपना नियंत्रण बना सके। और ये जो है स्वयं पेरिस के सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया था। और राष्ट्रीय संघ के 3 मुख्य अंग बताए गए थे इसके अंदर। पहला था उसकी सभा, दूसरा उसका परिषद, तीसरा उसका सचिवालय। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद जितने भी हैं उनका बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सके। विश्व में जो था, कोई भी अगर देश जो उन कानूनों के, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करता है उसको दंड दे सके तथा विश्व के जो श्रमिक नर नारियाँ उनके स्तर को ऊंचा उठा सके। अब जब ये जो वर्साइल संधि हुई, इसके अंदर जो था उन्होंने गारंटी भी मांगी जर्मनी से कि हमें इनके एक स्टेट को गारंटी के तौर पे भी अपने पास रखना पड़ेगा ताकि अपना जर्मनी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना व्यवहार अच्छा रख सके, तो और अपनी शर्तों की भी पूर्ति टाइम टू टाइम करता रहे। तो इसलिए जो उनका राइनोलैंड जो शहर था उनका, वो राइनो नदी के किनारे था, उसे एज अ गारंटी के तौर पे रखा गया। तो उसे करा जाना था, आज़ाद करा जाना था 15 साल बाद, लेकिन जर्मनी के अच्छे व्यवहार के चलते उसे 5 साल पहले ही स्वतंत्र कर दिया गया था मित्र राष्ट्रों से। वहाँ पे मित्र राष्ट्रों की सेना रहती थी अस्थायी तौर पे। 2 मित्र राष्ट्रों से अलग कर दिया गया था 10 साल के अंदर ही, जर्मनी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए। अब जो ये आपकी वर्साइल संधि है ये इन्हीं 5 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इन 5 पॉइंट्स के अलावा इसके ऊपर कुछ ज़्यादा चर्चा करने के लिए मे भी नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप ऐड कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, इसके अंदर जर्मनी ने काफ़ी नुकसान झेला, उसके क्षेत्रों को उससे छीन लिया गया, उसे अपने आर्थिक नुकसानों को भी झेलना पड़ा। आर्थिक नुकसान तो उसे बहुत ज़्यादा झेलने पड़े क्योंकि उनकी औपनिवेशिक शक्तियाँ भी चली गई। उन्हें अपने कोयले की खदानों में से भी कोयले हर साल देने पड़े मित्र राष्ट्र को और बेल्जियम को भी। और उसके साथ साथ उन्हें 6 अरब 60 करोड़ पाउंड का हर्जाना भी भरना पड़ा। और सब कुछ देखा जाए उसके बाद में उनकी सेना को भी नियंत्रण कर लिया गया, मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर ही रखा गया। तो इस कारण उन्होंने काफ़ी नुकसान झेले और इन्हीं कारणों के कारण जो लगातार जर्मनी पे दोष लगाए जा रहे थे, दोषारोपण पूरा जर्मनी पे हो रहा था, इन्हीं कारणों से वर्साइल संधि को आरोपित संधि की संज्ञा भी दी गई। ठीक है, और जो ये जो सरकार उदय करी गई इसमें, यानी कि इस वर्साइल संधि के बाद और राजतंत्र हटा के जर्मनी में जब लोकतंत्र लगाया गया तो लोकतंत्र का भविष्य भी नहीं टिका।
लोकतंत्र ज़्यादा लंबे समय तक नहीं नज़र आया और जिसके परिणाम स्वरूप हिटलर ने पूर्णतः जर्मनी पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ठीक है, बाकी आप सबको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।